Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने वाले हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुबह के 5 बज रहे थे। राघव की अलार्म बजती इससे पहले ही राघव ने उसे बंद कर दिया। राघव सोफे पर से उठा और बालकनी का स्लाइडिंग डोर खोलकर बाहर आ गया। अभी भी सूरज नहीं निकला था, आसमान साफ था और बाहर अंधेरा था। राघव अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। रात भर बिना सोए अपने बीते हुए कल के कुछ बातों में के बारे में ही वो सोच रहा था। उसके जहन में बहुत सारी चीजें घूम रही थी और देखते देखते सुबह हो गई। राघव बालकनी में थोड़ा देर टहलने के बाद फ्रेश होकर जिम चला गया। आज राघव ने 1 घंटा जिम ज्यादा किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सारा गुस्सा एक्सरसाइज करके बाहर निकाल रहा हो। एक्सरसाइज होने के बाद राघव अपने कमरे में गया और नहाने के बाद सीधे ऑफिस के लिए जाने लगा। पर डाइनिंग टेबल पर बैठे दादाजी ने उसे रोक दिया। विजय जी ने कहा, राघव कहाँ जा रहे हो? राघव के कदम आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए। वो बिना दादाजी की तरफ देख के कहा, ऑफिस। विजय जी ने कहा, ऑफिस जाने से पहले नाश्ता कर लो। राघव ने कहा, हम ऑफिस में कर लेंगे दादाजी, आप कर लीजिए। राघव को अच्छे से पता था कि विजय जी उससे क्या बात करना चाहते, पर राघव उनसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता है और ये बात विजय जी भी समझ रहे हैं। विजय जी ने कहा, बेटा अगर अर्जुन होता तो हम तुम्हें रोकते नहीं। हमें अकेले खाना खाने का मन नहीं करता है और रुद्र वो तो कल रात से घर ही नहीं आया है। हमने अपनी दवाइयाँ भी नहीं ली है। दवाई की बात दादाजी ने जानबूझकर की थी। राघव पीछे पलटकर दादाजी को देखा तो उन्होंने बेचारी सी शक्ल बना ली। राघव हार मान गया और डाइनिंग टेबल के पास चला गया। विजय जी ने कहा, मारिया जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। मारिया सिंगानिया हाउस में बहुत सालों से काम कर रही थी। उन्होंने जी सर कहकर अंदर से नाश्ता लेकर आई और उन्हें सर्व कर दिया। राघव ने कहा, आपका ये ट्रिक अभी काम आ गया, पर फिर कभी वो काम नहीं आने वाला। विजय जी मुस्कुरा दिए और मन ही मन बोले, बेटा हम ना तुम्हारे दादाजी है, बहुत अच्छे से जानते हैं अपने पोतों को। राघव ने कहा, अब किन ख्यालों में खोए हैं, चलिए नाश्ता कर लीजिए। तभी वहां पर आदित्य और नीलम आ गए। उन्हें देखते ही राघव का गुस्सा बढ़ने लगा। ये बात विजय जी ने नोटिस कर ली। विजय जी मन में बोले, गई भैंस पानी में, इस आदित्य के बच्चे को भी अभी आना था, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था। कुछ भी करके राघव को हम मना लेते हमारे साथ चलने के लिए। इस बार भी राघव हमारे साथ नहीं आएगा और अकेले ही उदयपुर जाने के बारे में सोचेगा। विजय जी ये सब सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा आदित्य जाकर राघव के पास वाले चेयर पर ही बैठ गया। ये देखकर दादाजी के आंखें बड़ी हो गई और राघव ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। घर में सभी को पता था कि राघव आदित्य और नीलम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उन लोगों का घर में आना राघव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विजय जी ने जब राघव के चेहरे को देखा तो घबराहट में आदित्य से पूछने लगे, अरे आदित्य कुछ काम था क्या? हमें बुला लिया होता, हम आ जाते तुम्हारे पास। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? इससे पहले आदित्य कुछ कहता, नीलम बोल पड़ी, पापा आप बड़े हैं, हम आपको कैसे बुला सकते थे? ये तो सही बात नहीं है ना। हमें बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, इसीलिए हम खुद ही आ गए। विजय जी मन ही मन बोले, अरे तुम्हारा आदर गया तेल लेने। अब राघव का तीसरा आँख खोलने से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन भी यहाँ पर नहीं है, होता तो वो संभाल लेता। आदित्य ने कहा, पापा वो हम और नीलम सोच रहे थे कि हम उदयपुर में महिमा के जन्मदिन पर मंदिर के साथ साथ अनाथालय में भी सारे बच्चों को खाना खिलाएं।
आदित्य के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर राघव ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपने चेयर को लात मारकर उठ गया। वो चेयर दूर जाकर दीवार से लग गई। जिस फोर्स से राघव ने लात मारी थी उससे चेयर साइड से टूट गई थी और उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। राघव अभी भी अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर वहां पर खड़ा है। उसने मुट्ठी इतनी कसकर बांधी कि उसका हाथ पूरा लाल हो चुका था। विजय जी राघव के गुस्से को संभालने के लिए आगे आए। विजय जी कुछ कहते इससे पहले ही नीलम बोली, ये क्या बदतमीजी है राघव, वो तुम्हारे पापा है और वो अगर महिमा के जन्मदिन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है। वो अगर तुम्हारी माँ है तो आदित्य की वो पत्नी थी। नीलम की ये बातें आग में घी डालने की तरह काम कर रही थी। विजय जी ने नीलम को मन ही मन कोस रहे थे। अब राघव का सब्र का बांध टूट गया। राघव गुस्से से नीलम से कहा, पत्नी? ओ, आज आप दोनों को याद आया कि वो इनकी पत्नी है और आपकी बहन है। जिस दिन आप दोनों ने मिलकर माँ को, अर्जुन भैया को और हमें उस घर से बाहर फेंका था, उस दिन ये बात आप लोगों को याद नहीं आई? आप दोनों ने तो ये सोचकर भी उन पर तरस नहीं दिखाई कि वो प्रेग्नेंट थी। और क्या कहा आपने, हम बदतमीजी कर रहे हैं? अगर ऐसी बात होती तो अब तक आप दोनों इस घर से बाहर होते। जो पाप आप दोनों ने किया है वो बस मंदिर में दान देने से पुण्य नहीं बन जाएगा। आपने जो माँ के साथ किया है वो उसी दिन से मर मर के जी रही थी। कोई माने या ना माने पर हमारे माँ के कातिल आप और आपकी ये इस पत्नी है। आदित्य खड़े होकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। राघव ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और कहा, आपने जो धोखा हमारे माँ को दिया है, जी करता है कि आपका भी वही हाल करूं जो उस दिन हमारी माँ का था। पर ना ही माँ ने हमें वो संस्कार दिए और ना ही दादाजी ने। आपके कुछ भी कहने से आपने माँ और भाई के साथ जो किया है वो सही नहीं हो जाएगा। दादाजी से मिलने से हम नहीं रोकेंगे, लेकिन हमसे, हमारे मामलों से और माँ से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। इतना कहकर राघव वहां से बिना नाश्ता किए ही निकल गया। आदित्य राघव के बातों से दुखी हो गया। नीलम मन ही मन बोली, क्या बात है नीलम, बाप और बेटे में फिर लड़ाई। सच में तुम बहुत होशियार हो नीलम। महिमा के नाम को लेकर लगा दिया आग। अब वो राघव इस आग में झुलसेगा। उस राघव की वजह से हमारे बेटे को हमने इन्हीं हाथों से मारा था। अब राघव दिन भर महिमा के बारे में सोचकर गुस्से और दुख में ही जिएगा। राघव ऑफिस में पहुंच गया। वो गुस्से में अपने कैबिन में चला गया। राघव का गुस्सा देखकर प्रदीप की हालत खराब हो गई। राघव कैबिन के अंदर से चिल्लाया, प्रदीप! कैबिन का दरवाजा थोड़ा खुला होने की वजह से उसकी आवाज बाहर सबको सुनाई दे गई और सबको पता चल गया कि आज राघव बहुत गुस्से में है। सब लोग सावधान हो गए और अच्छे से अपने काम को करने पर फोकस करने लगे। प्रदीप मन ही मन बोला, आज इस भूखे शेर को किसने जगह दिया? किसी ने भी जगह दिया हो, बलि तो मेरी ही चढ़ने वाली है। जो इन्फॉर्मेशन मिली है अगर मैंने बता दिया तो सारा का सारा गुस्सा मुझ पर ही उतरेगा। अर्जुन सर भी यहाँ नहीं है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। हे भगवान, प्लीज बचा लेना। इतना सब कुछ सोचते सोचते और डरते डरते राघव के कैबिन में प्रदीप चला गया और अंदर जाते ही उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर। राघव ने पूछा, अजय कहाँ है? प्रदीप ने कहा, सर वो अंजलि की फोन रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है। राघव ने गुस्से से पूछा, 2 दिन हो गए और अभी भी उस लड़की का कुछ पता नहीं चला, क्यों? प्रदीप ने कहा, सर वो राघव का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो गुस्से से कहा, तुम पगार वो करने के लिए लेते हो या काम करने के लिए? प्रदीप ने डरते हुए बोला, सर अंजलि का खून हो गया है। कल रात अजय को उसकी डेड बॉडी मिली थी। इतना सुनते ही राघव ने अपने हाथ में जो फाइल थी
उसे गुस्से से फेंक दिया। तभी कैबिन में विवान और आरोही आ गए। राघव को इतना गुस्से में देखकर वो समझ गए कि जो गड़बड़ हुआ उसे वो भी अभी भी गुस्से में है। राघव के घर से निकलते ही दादाजी ने विवान और आरोही को फोन कर दिया था, क्योंकि अगर अर्जुन के बाद कोई राघव को संभाल सकता है तो वो ये दोनों ही थे। विवान ने पूछा, क्या हुआ? प्रदीप ने अंजलि के बारे में बताया और ये भी बताया कि अजय उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है। विवान ने कहा, तुम जाकर अजय की मदद करो और पुलिस से कोऑपरेट करो, पता करने की कोशिश करो कि वहाँ असल में क्या हुआ है। प्रदीप ने कहा, जी सर। वो बाहर आते हुए मन ही मन बोला, हाँ बच गया। आरोही ने फ़ोन करके कॉफ़ी और नाश्ता मंगवा लिया। राघव ने उसे घूर कर देखा तो वो बोली, भूख लग रही है यार। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कैबिन के मिरर वॉल से बाहर देखने लगा। विवान और आरोही ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि राघव अपने आप को शांत कर रहा है। कुछ देर बाद नाश्ता और कॉफ़ी आ गया था। आरोही राघव के हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सोफा के पास लेकर गई और बोली, चल हम दोनों के साथ नाश्ता कर ले। और हाँ, नहीं हमें भूख नहीं है, हमारा मूड नहीं है, ये सब हमें नहीं सुनना है, समझे? राघव ने कुछ नहीं कहा और वो मान गए। वो तीनों खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। अब राघव का गुस्सा भी शांत हो चुका था, तो वो भी उनसे बात करने लगा। 1 घंटे तक उन तीनों ने बात की और विवान और आरोही इशारों इशारों में बातें करने लगे। आरोही ने कहा, राघव? तो राघव ने कहा, हाँ। आरोही ने कहा, इस बार क्यों ना हम सब लोग के साथ ही उदयपुर चले? राघव ने कुछ नहीं कहा। तो विवान ने कहा, देख राघव, इस बार दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम उनके साथ रहोगे तो अच्छा होगा और दादाजी भी खुश होंगे। राघव ने गहरी सांस ली और प्रदीप को कॉल करके ये कह दिया कि वो अभी उदयपुर के लिए निकल रहे हैं। ये सुनकर विवान और आरोही खुश हो गए। तीनों सीधा एयरपोर्ट चले गए। विवान और आरोही का सामान भी उनके कार में था और राघव का सामान मारिया आंटी ने पहले ही भिजवा दिया था। दादाजी, रुद्र, आदित्य, नीलम, रिया और युग जाकर प्राइवेट प्लेन में बैठ गए। आदित्य ने पूछा, पापा हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? नीलम ने कहा, सब लोग तो आ चुके हैं। विजय जी ने कहा, राघव अभी नहीं आया है। नीलम मन में, और आएगा भी नहीं। जो सुबह हुआ है उसके बाद तो वो कभी नहीं आएगा। आदित्य ने कहा, पापा शायद वो नहीं आएगा। आदित्य ये कह ही रहा था कि राघव प्लेन में एंटर हुआ। उसे देखकर विजय जी और रुद्र खुश हुए। आदित्य और रिया थोड़ा शॉक हो गए और युग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर नीलम को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राघव बिना किसी से बात किए जाकर दादाजी के पास बैठ गया, जैसे कह रहा हो, हम बस आपके लिए इनके साथ आ रहे हैं। आरोही जाकर सिंगल सीट पर बैठ गई तो विवान जाकर रिया के पास बैठ गया। कुछ 2 घंटे की फ्लाइट के बाद वो लोग उदयपुर पहुंच गए और वीआईपी एग्जिट से बाहर आ गए। बाहर आते ही राघव को कुछ अजीब लगा। जब भी वो ये शहर में आता है उसके भरे हुए घाव हरे हो जाते थे। राघव अपने दादाजी की तरफ पलटा और कहने लगा, दादाजी आप हवेली जाइए, हम दूसरे कार से आते हैं। विजय जी ने हाँ में सिर हिला दिया। राघव दूसरी कार की ओर बढ़ गया। विवान और आरोही भी उसके साथ ही रुक गए। राघव ने ड्राइवर से कार की चाबी ली और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राघव को जब भी स्ट्रेस फील होता था तो वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता था। कार रेसिंग उसकी हॉबी थी। विवान भी कार के आगे बैठ गया और आरोही पीछे बैठ गई। राघव ने हवेली जाने के लिए एक लंबा रास्ता चुना ताकि वो अपने दिल और दिमाग को अच्छी तरह से तैयार कर सके। दूसरी ओर अर्जुन और सिया उदयपुर वापस आ रहे थे। अर्जुन ने सिया को ट्रांसफ़र के बारे में बताया। उससे पहले सिया कुछ जवाब दे पाती
उसका फ़ोन रिंग करने लगा। तो सिया ने कहा, एक्सक्यूज़ मी सर। अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया। सिया आगे पलटी और अपना फ़ोन आंसर करते हुए कहा, हेलो। तो वैशाली पूछी, सिया बेटा कहाँ हो? सिया ने कहा, माँ हम बस घर पहुँचने वाले हैं, आप हमारी फिक्र मत करिए। वैशाली ने कहा, और कितना देर लगेगा बेटा? सिया ने कहा, माँ बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। आन्या ने वैशाली से फ़ोन लिया और कहा, सिया कहाँ हो तुम? हम अभी तुम्हें लेने आते। तो सिया ने कहा, आन्या इसकी ज़रूरत नहीं है, अर्जुन सर हमें छोड़ने आ रहे हैं, चिंता मत कर और माँ को संभाल लो। आन्या ने कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी आना। सिया बोली, हाँ बाबा ठीक है, आती हूँ। आन्या ने कहा, ठीक है, फ़ोन रखते हैं। सिया ने फ़ोन रखते ही अर्जुन ने पूछा, तो क्या सोचा तुमने? सिया ने कहा, सर ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम इसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सिया का घर आ गया। सिया को छोड़कर वो हवेली के लिए निकल गया। तभी अर्जुन का फ़ोन रिंग किया। फ़ोन उसके दादाजी का था। तो अर्जुन ने फ़ोन उठाते हुए पूछा, आप आ गए? दादाजी ने कहा, हाँ। अर्जुन ने पूछा, और राघव? दादाजी ने कहा, हाँ हमारे साथ ही आया है, विवान और आरोही लेकर आए हैं उसे। पर ये सुनकर अर्जुन ने पूछा, पर क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने अर्जुन को सुबह जो हुआ है वो सब कुछ बता दिया। अर्जुन को भी आदित्य और नीलम की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। दादाजी ने आगे कहा, राघव अभी तक घर नहीं आया है और उन तीनों का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अर्जुन ने कहा, ठीक है हम देखते हैं, आप थक गए होंगे, आराम करिए। दादाजी ने कहा, ठीक है बेटा। दादाजी के फ़ोन रखने के बाद अर्जुन ने राघव को फ़ोन किया, पर अभी भी वो नॉट रीचेबल ही था। उसने राघव को मैसेज कर दिया, ये सोचकर कि जब फ़ोन में सिग्नल आ जाएगा तो डिलीवर का मैसेज आ जाएगा। सिया के घर पहुंचते ही वह उसकी मामी ने ताना मारते हुए कहा, आ गई राजकुमारी अपना राज्य घूम के। सिया ने उनके ताने को इग्नोर किया और बोली, नमस्ते मामी जी, कैसे हैं आप? मामी वैशाली की तरफ घूमी और बोली, ये क्या है भाभी, कम से कम आपको तो इसे समझाना था। 2 महीने में शादी है इसकी और ये रात रात भर अगर बाहर रही तो लोग क्या सोचेंगे? मामा जी ने कहा, कुछ नहीं सोचेंगे, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है और हमें भी लेट हो रहा है, चलो। वो वैशाली की तरफ देखकर बोले, अच्छा दीदी हम चलते हैं। सिया ने अपने मामा जी और मामी के पैर छुए। उसके बाद मामा जी मामी को और छोटी को लेकर निकल गए। वैशाली बोली, सिया बेटा आज देर हो गई, ज़्यादा काम था क्या? सिया तकी हुई आवाज़ में बोली, हाँ माँ, मीटिंग के लिए उदयपुर के लिए बाहर जाना पड़ा। आन्या बोली, चल तुझे एक अच्छी न्यूज़ देती हूँ जिससे तेरी ये थकान दूर हो जाएगी। सिया बोली, वैसे हमारे पास भी एक अच्छा न्यूज़ है, पर पहले तुम बोलो। आन्या मुस्कुराते हुए बोली, हमें हमारा पहला प्रोजेक्ट मिल गया है। हाँ ये जॉइंट में होगा, पर फिर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिया ने आन्या को गले लगा लिया और कहा, हम बहुत खुश हैं। आन्या बोली, हम भी। अब तुम बोलो, किस न्यूज़ की बात कर रही है तुम? सिया ने उन्हें अपने जॉब ट्रांसफ़र के बारे में बताया, जिसे सुनकर वैशाली और खुश हो गई। वैशाली मन में बोली, अच्छा है कि सिया को मुंबई में जॉब मिल गया, अब वो यहाँ से दूर रहेगी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बच्ची को बचाने की कोशिश में हमारा साथ दे रहे हैं। सिया, आन्या और वैशाली बहुत ज़्यादा खुश थे। आन्या बोली, चल इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं। सिया पूछी, इस वक्त? आन्या बोली, अरे चल ना, जल्दी आ जाएंगे। वैशाली ने भी कुछ नहीं कहा तो आन्या और सिया आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकल गए। राघव कार तेज़ी से चला रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर आए हुए मैसेज पर गई। मैसेज को देखने के लिए राघव का ध्यान थोड़ी देर के लिए रास्ते से हट गया।
आगे से सिया और आन्या आ रहे थे। रास्ता भी थोड़ा छोटा था। राघव का ध्यान फोन पर होने के कारण आगे से आ रही स्कूटी पर राघव का नजर नहीं था। पर विवान ने देखा तो उसने जोर से चिल्लाया, राघव। राघव ने जैसे ही चीख सुनी तो वो ब्रेक पर अपना पैर रख के कार को साइड में कर लिया, उस छोटे से सड़क पर रोक दिया। और ऐसे अचानक से कार के रुक जाने से सिया घबरा गई। उसने अपनी स्कूटी की स्पीड धीमी करने की कोशिश की, पर तब तक राघव के कार से सिया के स्कूटी को आगे टक्कर मार चुकी थी। सिया और आन्या नीचे गिर गए। राघव जल्दी से अपने कार से बाहर आया और सिया के पास चला गया। राघव ने टाइम पर ब्रेक लगाकर कार को साइड में कर दिया था और सिया ने भी स्पीड कम कर दिया, तो उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। राघव ने सिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया और पूछा, आप ठीक हैं? विवान और आरोही भी उनके पास आ गई। आरोही आन्या को उठाने चली गई। सिया राघव के हाथ के सहारे उठ खड़ी हो गई। सिया के बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। राघव ने कहा, जरा स्कूटी को देखकर चलाना चाहिए था। ये बात सुनते ही सिया को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बालों को अपने कान के पीछे किया तो राघव और विवान सिया को बस देखते ही रह गए। सिया गुस्से से बोली, क्या कहा आपने? हम देखकर नहीं चला रहे थे। ओ हेलो मिस्टर, गलती तुम्हारी है। एक तो गलती खुद करते हो और हमें गलत कह रहे हो। सिया को राघव के साथ इस तरह बात करते देख विवान और आरोही दोनों ही हैरान थे। राघव पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय गलती हमारी थी? सिया ने कहा, हाँ आपकी ही थी। गाड़ी ऐसा चला रहे थे जैसे ये रोड नहीं कोई रेस कोर्स हो। राघव इरिटेट होकर अपनी एक उंगली सिया को दिखाते हुए कहने लगा, हे लिसन, अपनी बकवास बंद करो और डैमेज बता देना, हम दे देंगे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं। राघव की उंगली देखते ही सिया का पारा चढ़ गया। उसने भी उंगली दिखाते हुए कहा, ए उंगली किसे दिखा रहे हो? नीचे करो इसे, वरना हमें उंगली तोड़ना भी आता है। इस बात पर विवान और आरोही के साथ साथ आन्या भी अपना मुंह खोलकर सिया को देख रही थी। उसने सिया को इस तरह बात करते हुए कभी नहीं देखा था। सिया आगे बोली, और हमें अच्छे से पता है कि तुम कौन हो। दौलत के नशे में डूबे हुए एक अंधे हो, इसीलिए तो आगे आ रही गाड़ी तक नहीं दिखाई दी है तुम्हें। राघव भी हैरान हो गया, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके साथ इस तरह बात नहीं की और गुस्सा भी आ रहा था। उसने अपने जेब से 2000 रुपयों की 20 नोट निकाले और सिया के हाथों में थमाते हुए बोला, ये लो पैसे, इससे तुम इस कटारे को नई जैसी बना सकती हो। अब पैसे मिल गए हैं ना, हटो रास्ते से। सिया ने पहले पैसे देखे और फिर राघव के चेहरे को, जिस पर घमंड साफ दिख रहा था। सिया ने नीचे इधर उधर देखा और एक पत्थर उठाकर सीधा राघव की कार की हेडलाइट पर मार दिया। वो राघव के सामने आई और वही पैसे जो राघव ने उसे दिए थे वो देकर बोली, ये लो पैसे, अपनी गाड़ी ठीक कर लेना, और अगर इसमें पैसे बचे तो अपने आंखों का और दिमाग का भी इलाज करवा लेना। विवान और आरोही राघव को वहां से ले जाने के लिए आगे आए और आन्या सिया को, पर राघव और सिया की नजर बस एक दूसरे पर ही थी। एक के आंखों में गुस्सा तो दूसरे के आंखों में हैरानी। कुछ देर बाद आन्या सिया को पानी देते हुए बोली, क्या हो गया था तुझे जो उसके साथ ऐसे पेश आ रही थी? उसे देखकर अचानक झांसी की रानी क्यों बन गई? विवान भी कार चलाते हुए राघव से पूछा, राघव तुम तो एक लड़की से ऐसे कभी नहीं बात करते, तो वहां तुझे क्या हो गया था? राघव और सिया एक साथ जवाब देते हुए, पता नहीं। तो क्या होगा आगे, देखते हैं अगले चैप्टर्स में। इस कहानी को आगे सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
और इस कहानी को अगर आप पूरी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे दबाकर पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।